नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एच टेट है, रीट है, सीईटी है या यूपी टेट वगैरह है, सी टेट है, इनमें पूछे जाने वाले एक बहुत जनरल से टॉपिक, जनरल साइंस में भी आ जाता है और साइंस के सिलेबस में भी आता है, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल साइंस, उससे रिलेटेड एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये हम बायोलॉजी में, ठीक है, विज्ञान के अंदर कौन सी शाखा में इसको पढ़ते हैं उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। यहां लिख देता हूं मैं सबसे पहले पारिस्थितिकी। दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। इंग्लिश में हम बोलते हैं इकोलॉजी, हिंदी में जिसे कहा जाता है पारिस्थितिकी। दोस्तों, इस शाखा में जीव विज्ञान की वह शाखा, मैं इसको परिभाषित कर देता हूं एक बार। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक व अजैविक घटकों के, जैविक व अजैविक घटकों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी का मतलब क्या है? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का मतलब है बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटर रिलेशनशिप्स को स्टडी किया जाता है। कहने का मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक, कहने का मतलब है जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं वो, और अजैविक यानी कि निर्जीव जो कंडीशंस होते हैं, निर्जीव जो घटक हैं, जैसे हवा है, पानी है, मृदा है, ठीक है, इनके साथ जो परस्पर संबंध बनते हैं उनको जब अध्ययन किया जाता है तो वो इसी में किया जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक व अजैविक घटकों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो शब्द है इसको सबसे पहले दिया था अर्नेस्ट हैकेल नाम के एक साइंटिस्ट ने। अर्नेस्ट हैकेल। और कब दिया गया था दोस्तों? 1866 में। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी शब्द की कोई उत्पत्ति किसने की या किसने इस पारिस्थितिकी शब्द को दिया। तो अर्नेस्ट हैकेल जो है, ये आपको ध्यान रखना है, कब दिया गया? 1866 में। और अर्नेस्ट हैकेल जो है, अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी के जनक के तौर पर भी पहचाना जाता है। पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। किन्हें? अर्नेस्ट हैकेल को। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो पारिस्थितिकी के जनक हैं अर्नेस्ट हैकेल। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अर्नेस्ट हैकेल है। लेकिन यहां पर एक चीज और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली आ सकती है कि भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है। ठीक है, भारत में इकोलॉजी के फादर या फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से अर्नेस्ट हैकेल को नहीं जाना जाता। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी, लेकिन नेशनल लेवल पर जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारत में पारिस्थितिकी के जो जनक हैं उनका नाम है डॉक्टर रामदेव मिश्र। डॉक्टर रामदेव मिश्र, मिश्रा भी बोल सकते हैं, कई किताबों में डॉक्टर रामदेव मिश्रा भी जो है वो नाम लिखा जाता है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो कि अर्नेस्ट हैकेल ने शब्द दिया था, परिभाषित किया था, 1866 में किया था, जिसके लिए अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी के जनक के तौर पर भी जाना जाता है, वही पारिस्थितिकी जो है भारत में जिस पारिस्थितिकी को लेकर के बहुत ज्यादा कार्य किया गया जिस साइंटिस्ट के द्वारा, वो है डॉक्टर रामदेव मिश्र। और भारत में पारिस्थितिकी के जनक के तौर पर डॉक्टर रामदेव मिश्र को ही जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा
अगला पारिस्थितिकी तंत्र, जो मुख्य टॉपिक है हमारा वो है पारिस्थितिकी तंत्र। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक है हमारा पारितंत्र भी बोल देते हैं इसे, पारिस्थितिकी तंत्र भी बोल देते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। ठीक है दोस्तों, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। दोस्तों ये जो शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। देखिए हमारे आसपास हमारा जो पर्यावरण है उसमें कोई ऐसी इकाई, कोई ऐसी जगह जहां पर, देखिए हमारे सराउंडिंग में कोई भी एरिया होगा वहां पर सजीव प्राणी भी मिलेंगे वहां पर, और निर्जीव घटक भी मिलते हैं। ठीक है, पर्यावरण में हमारे चारों तरफ हम हैं जैसे, वैसे ही पेड़ पौधे हो गए, आपने अपने घरों में भी लगा रखे होंगे, और ये भी पढ़ा गया है कि वातावरण में हर जगह जीवाणु, कवक, ये सब मौजूद हैं। यानी कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे पर्यावरण के अंदर जितने भी तरह के जीवित प्राणी हैं, वो पेड़ पौधे हों, वो पशु पक्षी हों, या वो सूक्ष्म जीव हों, वो, तथा हमारे चारों तरफ ऐसे भी घटक हैं जो जीवित नहीं है, निर्जीव हैं। ठीक है, जैसे हवा है, जल है, मिट्टी है, मृदा, ठीक है, या सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, ये सारे हमारे पर्यावरण के निर्जीव घटक हैं। इन्हें हम बोलते हैं अजैविक घटक। ठीक है, जो जीवित हैं वो जैविक घटक हो गए हमारे पर्यावरण के, और जो निर्जीव हैं वो क्या बोले जाएंगे, अजैविक घटक बोले जाएंगे। तो पारिस्थितिकी या पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, वो क्या है वास्तव में, जैविक समुदाय जो है, जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के, अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से जिस संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का निर्माण होता है, निर्माण होता है, वह पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण के जैविक समुदाय यानी कि जीवित प्राणी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं या सूक्ष्म जीव हैं, तथा अजैविक घटकों के अंतर संबंधों, परस्पर संबंधों से, आपस में क्रिया जो उनके बीच में चलती है, आश्रित जो रहते हैं वो एक दूसरे पर, उनके अंतर संबंधों से एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनती है। ठीक है, उस इकाई को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों या परस्पर संबंधों से बनने वाली इकाई जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र है, इसको एक बार समझ लेते हैं वापस से। जैसे मान लेते हैं कि हम बगीचे में घूमने के लिए गए, तो अब जो बगीचा है उसमें आप देखेंगे कि चारों तरफ ऐसे पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जमीन है वहां पर जो, ठीक है, उसमें घास लगा रखी है, बढ़िया ऐसे मखमली घास लगा रखी है, वो क्या है, जैविक घटक हो गया है। उसमें आप देखेंगे कि क्यारियां बना रखी है जहां पर फूल वगैरह के पौधे लगा रखे हैं। फिर आप देखेंगे कि जो बगीचा है, पार्क वगैरह है, उसकी दीवार के साइड साइड में झाड़ियां और पेड़ वगैरह जो है वो लगा रखे हैं, जैविक घटक है। यानी कि सारे पेड़ पौधे क्या आ गए, जैविक घटकों में आ गए। ठीक है, फिर आप घूम रहे हैं जब उस पार्क के अंदर, तो आप क्या देखते हैं कि आप घूम रहे हैं, आप ही की तरह के दूसरे और मानव मनुष्य जो है वो भी वहां पर घूमने के लिए आए हैं। कुछ लोग अपने पालतू जो
कुत्ता बिल्ली हैं उनको भी साथ लेकर के आए हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि पेड़ों की डालों पर जो चिड़िया हैं, पक्षी हैं दूसरे, वो चहचहा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है बंदर भी वहां घूम रहे हो इधर उधर आजू बाजू। अब भाई हमारा भारत देश महान है तो वहां गाय वगैरह जो है वो भी घूम रही होंगी। ठीक है, तो ये सब जो है वो जैविक घटक हैं। पेड़ पौधे आ गए हैं, जीव जंतु आ गए हैं, वो जैविक घटक है। और वो सूक्ष्म जीव जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बिना सूक्ष्मदर्शी के हम देख नहीं पाते, यानी कि जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो हवा में इधर से उधर ऐसे मचलते घूम रहे हैं। ठीक है, कवक है इधर से उधर घूम रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, जैविक घटक हो गए। ठीक है, और फिर उस बगीचे के, उस पार्क के अजैविक घटकों के बारे में अगर हम जाने तो उस पार्क में जो मिट्टी है जहां पर वो सारे पौधे पनप रहे हैं, वो जो मिट्टी है, मृदा, उस पार्क में जो हवा है उपस्थित, वो अजैविक घटक है। उस पार्क में जो प्रकाश आ रहा है सूर्य का, वो अजैविक घटक है। वहां उस हवा का जो तापमान है, ठीक है, वो अजैविक घटक है। वहां पर आप देखोगे कि आसपास कहीं पर हो सकता है कोई छोटा सा तालाब या जलाशय बना रखा हो। ठीक है, उसमें क्या है, जल है, अजैविक घटक है। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि वहां जो पक्षी वगैरह हैं वो वहां उसमें लगे पेड़ पौधों पर फ्रूट वगैरह जो है वो उनके ऊपर अपना भोजन जो है उनसे ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, मिट्टी में जो केंचुए हैं वो वहां उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ होंगे उनके ऊपर अपना उनसे अपना भोजन जो है वो लेंगे। और जो हवा है वहां पर, ठीक है, जैसे हम है वहां पर घूम रहे हैं तो हम किस लिए जाते हैं, हम ताजी हवा के लिए जाते हैं। ताजी हवा का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन ऐसे भर भर करके रखी गई हो। ठीक है, तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे वहां क्या करेंगे, उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे और ऑक्सीजन को निष्कासित करेंगे। ठीक है, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को तो अवशोषित कर लेंगे और ऑक्सीजन को निष्कासित या उत्सर्जित कर देंगे बाहर। वो जो उत्सर्जित ऑक्सीजन है, प्राणवायु, वो हमारे लिए प्राणवायु है। हम क्या करेंगे, हम उस ऑक्सीजन को अवशोषित करेंगे और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित कर देंगे। तो जो जैविक घटक हैं वो अजैविक घटक के ऊपर आश्रित हैं। जो अजैविक घटक हैं वो जैविक घटकों को, जैविक समुदायों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें घूमते घूमते प्यास लगी, कहां जाएंगे, पानी पिएंगे, अजैविक घटक हो गया। ठीक है, बच्चे हैं इधर उधर आप देखोगे मिट्टी में घर बना रहे हैं, खेल रहे हैं। मिट्टी क्या है, अजैविक घटक है। आप भी खेती करते हैं तो मिट्टी में ही बीज डालते हैं, क्या है, अजैविक घटक है। ठीक है, तो हम भी किस पर हैं आश्रित, अजैविक घटकों पर आश्रित हैं और साथ ही साथ जैविक घटकों पर आश्रित है, क्योंकि हम जो खाएंगे वो किससे आ रहा है, वो दूसरे जैविक घटकों से आ रहा है, या तो पेड़ पौधों से आ रहा है या दूसरे प्राणियों से आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पारितंत्र में इस तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं कि जो जैविक घटक हैं वो अजैविक घटकों पर आश्रित रहते हैं और जो अजैविक घटक है वो जैविक घटकों को, जीव जंतुओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम। ये जो शब्द है ये किसने बनाया, देखिए एक नाम आएगा सर आर्थर जॉर्ज टेंसले। ठीक है दोस्तों, सर आर्थर जॉर्ज टेंसले, खाली जॉर्ज टेंसले भी लिखा जा हुआ मिल सकता है आपको, ए जी टेंसले भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इन भाई साहब ने 1935 में, कब, 1935 में इस शब्द का निर्माण किया और इस शब्द को परिभाषित किया। ठीक है, सर आर्थर जॉर्ज टेंसले ने। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए जो हमारा टॉपिक है उसको हम आगे लेकर के चलते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के प्रकार। ठीक है, पारितंत्र के प्रकार। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारे चारों तरफ कई तरह के पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने अभी एक बगीचे का उदाहरण लिया, वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। आप जिस कमरे में बैठ करके ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी एक छोटे से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करता है। आपके घर में अगर आपने गमले में पौधा लगा रखा है तो वो जो गमले में लगा हुआ पौधा है वो भी एक छोटे से पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है।
ठीक है, या बड़े से बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे महासागर हो गया है, रेगिस्तान मरुस्थल हो गए हैं, बड़े बड़े वर्षावन हो गए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग प्रकार हैं, उदाहरण है ये सभी। ठीक है, लेकिन अगर हम बड़े तौर पर बात करें, मुख्य तौर पर बात करें, तो जो पारितंत्र हैं या पारिस्थितिकी तंत्र हैं या टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हैं, वो विभाजित किए गए हैं दो में। एक है प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा है दोस्तों कृत्रिम पारितंत्र। एक है प्राकृतिक, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स। ठीक है, जो नेचुरली प्रेजेंट हैं, ये प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं, प्रकृति में उपस्थित रहते हैं, एवं इनके निर्माण में मानवों का कोई योगदान नहीं। इनके निर्माण में मानवों का कोई योगदान या योगदान जो है वो क्या है, शून्य है। ठीक है दोस्तों, जो प्राकृतिक पारितंत्र है, नेचुरल इकोसिस्टम है, वो नेचर में अपने आप मिलते हैं, अपने आप भगवान ने बना करके छोड़ दिए बस, उसमें मनुष्यों का कोई हाथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि जी प्रशांत महासागर अरे मैंने बनवाया था, ऐसा कोई नहीं है। वर्षा बना, अमेजन का वर्षा बना, अरे मेरे दादा ने बनवाया था, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्यों ने किसी भी तरह के प्राकृतिक पारितंत्र का निर्माण नहीं किया, या हम सीधे तौर पर बोले प्राकृतिक पारितंत्रों के निर्माण में मनुष्यों का कोई योगदान नहीं है। ये प्रकृति में अपने आप बनते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए बनते हैं। ठीक है, और दूसरा है कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र का मतलब है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, क्या बोला जाता है दोस्तों, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हैं, इसमें इन्हें मनुष्य के द्वारा सुनियोजित ढंग से, यानी कि एक प्लानिंग के तहत बनाया जाता है दोस्तों, सुनियोजित ढंग से निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो प्राकृतिक पारितंत्र है उनमें तो मनुष्य का कोई रोल ही नहीं है, किसी तरह का कोई कार्य मनुष्य नहीं करता प्राकृतिक पारितंत्र को बनाने में। लेकिन कृत्रिम पारितंत्र का भगवान तो मनुष्य ही है। कृत्रिम पारितंत्र को जिसने बनाया है वो मनुष्य है। मनुष्य ने अपने हिसाब से एक प्लानिंग के तहत, एक सुनियोजित क्रिया के तहत, सुनियोजित ढंग से उस पारितंत्र का निर्माण किया है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम। कहने का मतलब है मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है, उदाहरण मैं इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर। प्राकृतिक पारितंत्र है, वर्षा वन हो गए, किसी भी तरह का वन है, जंगल बना लिए हैं, मनुष्य ने नहीं, प्रकृति ने अपने आप। ठीक है, अलग अलग जगहों पर पूरी दुनिया में अगर आप जाएंगे साउथ अमेरिका की साइड, वहां पर वर्षा वन देखने को मिलेंगे। आप इंडिया में जाएंगे आसाम या वेस्टर्न घाट की तरफ, वर्षा वन देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक पारितंत्र है। आप जाएंगे इंडिया के अंदर राजस्थान जैसलमेर साइड में, तो वहां आपको देखने को मिलेगा मरुस्थल, रेगिस्तान कोई मनुष्य नहीं बनाता है, प्रकृति में अपने आप बन गया। ठीक है, या महासागर है। ठीक है, वर्षावन है, मरुस्थल है, महासागर है, ये प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। जबकि कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण के तौर पर हम सबसे जो खास है और हम बोले कि सबसे उत्तम जो उदाहरण है वो है खेत। ठीक है, एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम जो है वो खेत है,
उद्यान है, बगीचे, ठीक है। मानव जो है वो जंगल नहीं बनाता, मानव जो है वो पेड़ पौधे वगैरह लगाएगा तो या तो खेत बनाएगा या बगीचे बाग बनाएगा, ठीक है। जंगल जो है वो प्रकृति में बनते हैं। तो खेत है, एक्वेरियम है, जल जीवशाला बोल देते हैं जिसको, बगीचे हैं, ठीक है, पार्क वगैरह, ये कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं। इसके अलावा देखिए मैं कुछ नाम यहां लिख देता हूं, चरागाह या तालाब या झील, ये ऐसे नाम हैं दोस्तों जो प्राकृतिक में भी आ सकते हैं और कृत्रिम में भी आ सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं चरागाह की। अब चरागाह क्या है, जहां पर जो जीव जंतु हैं वो चरें, गाय भैंसे वगैरह हो गई हैं या हिरन वगैरह हो गए जंगलों में, ठीक है। तो जंगलों के आसपास का इलाका जहां पर घास काफी ज्यादा मात्रा में उगती है उसको चरागाह बोलते हैं। आप लोगों ने कई सारे प्राकृतिक चरागाहों के नाम सुने होंगे, जैसे टैगा है या पंपास है, ठीक है, या प्रेरी है। ये सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक चरागाहें हैं, ठीक है। जबकि जो चरागाह है वो मानव निर्मित भी हो सकती है। आपके गांव के आसपास जहां पर ढोर वगैरह को चराने के लिए ले जाया जाता है वो क्या है, मनुष्यों के द्वारा निर्मित है। यानी कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम वहां बैलेंस कर दिया है कि वहां पेड़ पौधे नहीं ग्रो करेंगे, दूसरे सिर्फ क्या उगेगी, वहां सिर्फ घास उगेगी, तो वो क्या होगी, चरागाह हो गई। इसी तरीके से तालाब है या झील है, ठीक है। प्रकृति के अंदर जैसे जंगल वगैरह में बारिश होती है तो जो नीचान का इलाका होता है, ठीक है, नीचान का इलाका मतलब जहां पर गहराई है वहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो वो प्राकृतिक रूप से क्या बना लेगा, या तो तालाब या झील। लेकिन मानवों के द्वारा निर्मित तालाब और झील भी देखने को मिलते हैं। तो चरागाहें, तालाब और झीलें ये प्राकृतिक भी हो सकती हैं और कृत्रिम भी हो सकती हैं। हालांकि एनसीईआरटी वगैरह में जो है झील जो है वो प्राकृतिक पारितंत्र में रखा गया है और तालाब जो है उसको कृत्रिम पारितंत्र में रखा गया है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। एक और जो कैटेगरी है, यानी कि इनको एक और फॉर्म में विभाजित किया गया है। दो तो अभी बताइए आपको, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। इसके अलावा जो पारितंत्र हैं वो स्थलीय पारितंत्र हो सकते हैं। स्थलीय पारितंत्र जो जमीन पर बने हों, ठीक है, ऐसा कोई पारिस्थितिकी तंत्र जो जमीन पर हो उसे स्थलीय पारितंत्र कहा जाता है। जैसे वन है, चरागाहें हैं, खेत है, बगीचा है, ठीक है, ये सब क्या है, स्थलीय पारितंत्र। कहने का मतलब है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र जो जल में हो या जिसमें जो मीडियम है, ठीक है, वो क्या है, जल है। इसको बोला जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसे ओशियंस हैं, बोलते हैं महासागर, रिवर्स हैं, नदियां, झील है, जल जीवशाला है। जल जीवशाला इंग्लिश में बोला जाता है एक्वेरियम, ठीक है। जल जीवशाला का मतलब है एक्वेरियम। ये सब किसके हैं, जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। एक स्थलीय पारितंत्र, एक जलीय पारितंत्र। इससे पहले पढ़ा है एक प्राकृतिक पारितंत्र, एक कृत्रिम पारितंत्र। दोस्तों इसके अलावा भी जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो अलग अलग तरह के बताए जा सकते हैं, उनके साइज के आधार पर, उनका आकार क्या है और वो कितने समय तक रहते हैं, यानी कि वो स्थायी हैं हमेशा के लिए, भाई हजारों सालों से थे। जैसे महासागर है, महासागर जो है वो जब पृथ्वी बनी होगी तब से बताया जाता है
इवोल्यूशन के अंदर कि महासागर जो है वो लाखों सालों तक बारिश चलती रही तो वो पानी इकट्ठा होता गया और धरती पर महासागर बने। तो ये आज की बात नहीं है, अभी 2-4 काल परसों जो है पिछली बारिश में महासागर बन गए, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लाखों सालों से हैं, आज भी हैं और अगले लाखों सालों तक रहेंगे। तो ये स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हैं। और कुछ पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कि जी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी तो हमारे गली के में जो सड़क है उसके दाहिने तरफ जो है वो अच्छा गहराई वाली जगह गड्ढा सा है, तो वहां पानी भर गया। ठीक है, तो वो जो पानी है अगर थोड़ा भरा है तो वो 1-2 दिन में सूख जाएगा। अगर वो गहराई ज्यादा थी, ठीक है, और पानी वहां पर अच्छा खासा जमा हो गया है तो वो लंबे समय तक यानी कि 1.5, 2, 3 महीने, 4 महीने, हो सकता है 6-6 महीने जो है वो वहां खड़ा रहे पानी। तो जब तक वो पानी वहां रहेगा तब तक वहां एक छोटे से पारितंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का, अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है भाई, कुछ समय के लिए बना है, वो हमेशा के लिए नहीं, महासागर नहीं बन गया वो। ठीक है, वो तो एक लूप, वो था एक गड्ढा था, वहां पर पानी जो है वो भर गया और पानी भरने की वजह से वहां पर जो पानी वाले पक्षी थे वो आने लग गए, मेंढक वगैरह इकट्ठे हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, घास उगनी स्टार्ट हो गई, तो वो क्या बन गया, एक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। तो दोस्तों पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार हैं वो अलग अलग आधार पर अलग अलग बताए जाते हैं। जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम बता दिया आपको, स्थलीय और जलीय बता दिया, स्थायी और अस्थायी बता दिया। इसी तरह से आकार के बेसिस पर, आकार के आधार पर भी बताया जाता है कि ये अलग अलग तरह के। तो इसके बाद दोस्तों जो पारितंत्र हैं या पारिस्थितिकी तंत्र हैं, इसके घटकों की बात हम करेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा जो पारितंत्र है इसकी संरचना क्या है, पारितंत्र की संरचना, ठीक है, या पारितंत्र के घटक। तो मुख्य रूप से 2 घटक मिलते हैं। पहला जो है उसको बोला जाता है अजैविक घटक। ठीक है दोस्तों, अजैविक घटक कहने का मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, पारितंत्र का पहला जो घटक है वो क्या है, अजैविक घटक। वैसे तो मैं इस वीडियो में आपको पहले बता चुका हूं अजैविक घटक क्या है। निर्जीव घटक जो है या निर्जीव घटक जैसे वायु है, तापमान है, जल है, प्रकाश है या मृदा है, ठीक है, ये सब क्या है, ये निर्जीव घटक है। निर्जीव घटक हमारे पर्यावरण के ये वो कंपोनेंट हैं, वो घटक हैं जिनमें जीवन नहीं है। ठीक है, परंतु ये जीवन के लिए जरूरी है। वायु है, वायु में आप पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन रहता है जी 71%, ये है आपके 78%, 78%। ठीक है, इसमें जी नाइट्रोजन रहता है कितना परसेंट, 78% है। और इसके अलावा ऑक्सीजन रहता है जी ये 21% है। और जी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन फिर भी इसका जो मान रखा जाता है वो है 0.03%। ठीक है, तो अब ये जो वायु है ये हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए भाई साहब हमको जीने के लिए, और ऑक्सीजन कौन देगी, वायु देगी। सर्दी गर्मी में जो तापमान है हवा का, गर्मी है तो जान निकलने को हो जाती है, सर्दी है तो जान जो है वो ऐसे दूधनी छुट करके जान ऐसे बाहर निकल के आ पड़ेगी जैसे। तो तापमान जो है वो भी हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं उसको प्रभावित करता है। जल हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। प्रकाश पौधों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी, और हमारे लिए भी जरूरी, क्योंकि प्रकाश अगर अनुपस्थित होगा तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, हमें कुछ दिखाई नहीं, हम देख ही नहीं पाएंगे कुछ। और हमारे जो दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति में हम सो जाते हैं, हमारे जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो धीमी पड़ जाती हैं। प्रकाश अगर उपस्थित होगा तो हम एक्टिव बने रहेंगे, घूमते फिरते दौड़ते रहेंगे। ठीक है, और मृदा, मिट्टी, मिट्टी हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी प्लांट्स को
पनपने के लिए एक जगह जो है या खनिज है, जल है, जो पौधा होगा वो कहाँ चलेगा, मृदा में ही उपस्थित खनिज को बोलेगा, मिट्टी के अंदर से ही पानी जो है वो अवशोषित करेगा। तो ये सारे के सारे जो है वो निर्जीव घटक या एबायोटिक कंपोनेंट बोले जाते हैं। ये जो अजैविक घटक हैं ये जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं, जैविक घटकों का को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये खुद निर्जीव हैं, लेकिन वो जैविक घटक जिनमें जीवन है उनको ये नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब उनको चलाने का, रोकने का काम, या रिमोट जो हम बोले वो ये है। ठीक है, तो जैविक घटकों के लिए रिमोट का जो काम करेंगे वो ये होते हैं। और दूसरा जो घटक है, ठीक है, दूसरा जो घटक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का बताया जाता है दोस्तों, वो है जैविक घटक। ठीक है दोस्तों, जैविक घटक, जिसको इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो दोस्तों जैविक घटक और अजैविक घटक मैं पहले बता चुका हूं, और अब जैविक घटक कौन से हैं? सभी तरह के जीव, सभी तरह के जीव में पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है जी, जीव जंतु आ जाएंगे सारे, और सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। ठीक है, सभी तरह के जो जीव होंगे वो जैविक घटक को प्रदर्शित करते हैं। पेड़ पौधे आ जाते हैं इसमें सारे, जितने भी जानवर हैं वो सारे आ जाते हैं इसमें, और सूक्ष्म जीव जो हैं वो भी सारे इसमें आ जाते हैं। इनको आगे तीन अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। इनको फर्दर क्या है, तीन अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो वर्ग है उसको बोला जाता है उत्पादक। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्पादक, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, उत्पादक या प्रोड्यूसर। दूसरा है उपभोक्ता या कंज्यूमर, कंज्यूमर्स लिख सकते हैं। और तीसरा है अपघटक, इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिकम्पोजर्स। ठीक है दोस्तों, अब यहां मैंने ये तीन वर्ग बता दिए आपको जैविक घटकों के। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक। और इनके सामने जो उदाहरण है वो इनके सामने लिखे हैं। ये उत्पादक जो है वो कौन से होंगे? जितने भी पेड़ पौधे, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण में हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन जो है वो निर्मित करते हैं, और ये जो भोजन है इसका निर्माण वो खुद कर रहे हैं, इसलिए स्वपोषी जीव बोले जाते हैं। ठीक है, तो उत्पादक क्या होंगे? ये स्वपोषी जीव है। स्वपोषी जीव का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं? उत्पादक। उपभोक्ता जीव जंतु, ठीक है, और डिकम्पोजर सूक्ष्म जीव। अब दोस्तों इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उत्पादक को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, एक बार ये मैं मिटो देता हूं, फिर से मैं समझाता हूं आपको। उत्पादक या प्रोड्यूसर क्या है? वे जीव जो भोजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, हमारे पर्यावरण में ऐसे जीव जो भोजन का उत्पादन करते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थों को से कार्बनिक खाद्य का या कार्बनिक पदार्थों का
पदार्थों का निर्माण करते हैं। पहली बात तो यह कि जो उत्पादक है वो क्या है, भोजन का उत्पादन करने वाले जितने भी जीव होंगे वो उत्पादक। उत्पादन का मतलब है जो उत्पादक होगा, जो बनाता है उसको उत्पादक बोला जाएगा। अब भोजन को जो बनाएगा वो उत्पादक हो गया। और किससे बनाएंगे, देखो जो भोजन बनेगा, भोजन का मतलब है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं जी ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। और ये बना किससे है, अकार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और जल है, ये दोनों चीजें जो है अकार्बनिक पदार्थ हैं, और इससे कार्बनिक पदार्थ यानी कि ग्लूकोज बनेगा। और कौन सी क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो उत्पादक होंगे वो अपना भोजन बनाएंगे, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे जो भोजन है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए सभी हरे पेड़ पौधे जो होंगे, सभी हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे का मतलब वो पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि जी पौधे बोल दिए तो आपने बोला जी अमर बेल तो जी उपभोक्ता में रखी गई थी, तो अमर बेल तो पौधा है जी, तो अमर बेल जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाती है। अमर बेल परजीवी पौधा है, वो दूसरे पौधों से अपना भोजन लेता, इसलिए अमर बेल को उत्पादकों में नहीं रखा जाएगा, उपभोक्ता में रखा जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, उत्पादक ये सभी पेड़ पौधे इसमें आ जाएंगे, छोटा पौधा हो, कोई बड़ा पौधा हो, या जितनी भी तरह के शैवाल हैं, काई जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें आ जाएगी। नील हरित शैवाल है, या लाल काई है, हरी काई है, भूरी काई है, वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं, किसमें, उत्पादकों में आ जाती हैं। इसके बाद जो दूसरा वर्ग है बायोटिक कंपोनेंट का, जो दूसरा वर्ग है वो देखिए दोस्तों, वो है उपभोक्ता। ठीक है, और उपभोक्ता जो है वो काफी ज्यादा वैरायटी, इसमें काफी ज्यादा इसके प्रकार देखने को मिलते हैं, उपभोक्ता या कंज्यूमर। ठीक है दोस्तों, वे जीव जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर से अपना भोजन उत्पादक वर्ग से लेता है, से ग्रहण करता है। ये चीज ध्यान रखिए, जो मैंने बताया है, उपभोक्ता या कंज्यूमर क्या होगा, उत्पादक बना रहा है तो वो बना रहा है अपने लिए, और कुछ वो अपने लिए बचा करके भविष्य के लिए रखेगा, लेकिन भविष्य किसने देखा है, कोई उपभोक्ता आएगा उसको निपटा देगा। उपभोक्ता जो होगा वो अपना भोजन जो होगा वो उत्पादक वर्ग से लेता है। ठीक है, और वो भी या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अब समझने वाली बात है, प्रत्यक्ष रूप से कैसे, मान लेते हैं घास है, घास जो है एक बगीचे में उग रही है वहां पर, और घास को किसी दिन उस बगीचे में घुस गई बकरी, तो बकरी ने क्या किया, बकरी ने घास खा ली। अब घास जो थी वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बना रही थी, अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रही थी, लेकिन भगवान को मंजूरी नहीं है। क्या हुआ, एक दिन कोई बकरी जो है वो उस बगीचे में आ गई और उसने क्या किया, घास को खा लिया। तो जो बकरी है अब प्रत्यक्ष रूप से जो भोजन है वो किससे ले रही है, घास से ले रही है। ठीक है, बकरी जो है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है जी, प्रत्यक्ष रूप से
बकरी जो है घास को प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर खा रही है भाई, इसमें ऐसा नहीं है घुमा फिरा करके बोलने वाली बात नहीं है। बकरी घास खाती है, घास उत्पादक है, तो बकरी क्या हो गई, प्रत्यक्ष उपभोक्ता हो गई। ठीक है, अब बकरी जो है उस घास को खाने के बाद वहां से निकली, बाहर निकलते ही ठीक है कोई आदमी जा रहा था, मांसाहारी व्यक्ति था, उसने देखा बकरी घूम रही है, आज तो बोला जी मटन खाएंगे, लिया बकरी को, मनुष्य ने खा लिया। ठीक है, बकरी को किसने खा लिया, मनुष्य ने। ठीक है, तो मनुष्य जो है वो भोजन ले रहा है किससे, बकरी से, जिसने भोजन लिया किससे, घास से, तो मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से घास ही खा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कौन ले रहा है, बकरी के थ्रू मनुष्य जो है वो घास का जो वो था, बायोमास जो था, उसके शरीर में जितना भी संचित जो कार्बनिक पदार्थ था वो बकरी ने लिया, और बकरी से वो किसने ले लिया, मनुष्य ने ले लिया। ठीक है, तो बकरी हो गई जी प्रत्यक्ष उपभोक्ता, और मनुष्य जो है वो उत्पादक पर हो गया अप्रत्यक्ष उपभोक्ता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से जो उपभोक्ता होगा वो उत्पादक से ही भोजन ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, ये अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। इसके अलग अलग वर्ग बना दिए गए हैं। उपभोक्ता जो है ये कई तरह के होते हैं। जैसे पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता है इसको बोला जाता है इंग्लिश में प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है दोस्तों, अब प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये अपना आहार उत्पादक से प्रत्यक्ष रूप में लेंगे। कहने का मतलब है कि ये उत्पादक को खाएंगे, ये अपना आहार उत्पादक को बनाते हैं। जो उत्पादक होगा, घास होगी, उसको बकरी ने खा लिया, तो घास उत्पादक है और बकरी क्या हो गई, प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी है, हिरन है, ठीक है, बीज खाने वाले पक्षी हैं, ठीक है, या टिड्डा है, खरगोश है, ठीक है, गाय है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं। क्योंकि यहां जितने भी मैंने यहां नाम लिखे ये सारे के सारे क्या खाते हैं, ये पेड़ पौधों को खाने वाले जीव हैं। इनको शाकाहारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शाकाहारी, यानी कि हर्बीवोर्स। ठीक है, क्या बोला जाएगा, हर्बीवोर। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होगा, हर्बीवोर बोला जाएगा। उदाहरण है बकरी, हिरन, बीज खाने वाले पक्षी, टिड्डा है, खरगोश है या गाय है। और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा ये अपना आहार उत्पादक को बनाएगा। ठीक है, उत्पादक को सीधे तौर पर अपना आहार बनाएगा। इसके बाद जो दूसरा जो वर्ग है उपभोक्ताओं का, वो है द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर ये प्राथमिक उपभोक्ता को आहार बनाते हैं या से आहार लेते हैं। से कर दो, से आहार लेते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसको आहार बना लिया जाए। ठीक है, कई बार प्राथमिक उपभोक्ता से कोई चीज मिल जाती है, सिर्फ उस
वस्तु के ऊपर जो कि प्राथमिक उपभोक्ता से मिल रही है उसी को आहार बनाया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर के समझाऊंगा अभी। द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर ये प्राथमिक उपभोक्ता से आहार लेते हैं, ठीक है। जैसे बकरी है, तो बकरी को खा लिया मनुष्य ने, तो मनुष्य जो है देखो, घास थी उत्पादक, बकरी थी प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी को खा लेता है यदि मनुष्य, तो मनुष्य जो है वो बोला जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। मनुष्य बकरी को खाने पर क्या बोला जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। मनुष्य जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा यदि वह बकरी को खाता है, ठीक है। और यही मनुष्य यदि बकरी का दूध पीता है, ठीक है, बकरी को नहीं खा रहा है, बकरी को नहीं खा रहा है, इसलिए मैंने यहां लिखा प्राथमिक उपभोक्ता से आहार लेगा। प्राथमिक उपभोक्ता को हर बार आहार नहीं बनाएगा, ठीक है। वो प्राथमिक उपभोक्ता को आहार बना सकता है, परंतु ऐसा भी देखा जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता से आहार ले लिया जाए, उसको आहार नहीं बना जाए। तो यदि वह बकरी को खाता है तो उसने प्राथमिक उपभोक्ता को आहार बना लिया, लेकिन यदि मनुष्य बकरी से उत्पन्न दूध को पीता है तो फिर वो द्वितीयक उपभोक्ता ही बोला जाएगा, परंतु यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता को आहार नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो मनुष्य हो गया है, भेड़िया है, भेड़िया बकरी को खा लेता है, भाई उसको दूध वूध से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। शेर खा रहा है यदि, ठीक है, शेर यदि बकरी को खा रहा है तो शेर भी क्या हो गया? शेर भी द्वितीयक उपभोक्ता हो गया है। जैसे टिड्डा मैंने यहां लिखा था, अब टिड्डे को अगर मेंढक खाएगा, मेंढक जो है वो टिड्डे को खा लेता है, तो मेंढक भी क्या हो जाएगा? मेंढक जो है ये भी द्वितीयक उपभोक्ता बोला जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको भी क्या बोला जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता बोला जाएगा। इसके बाद जो अगला वर्ग है वो देखिए, तीसरा वर्ग तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। एक चीज और यहां रह गई, द्वितीयक उपभोक्ता को जनरली हम बोलते हैं मांसाहारी। क्या? मांसाहारी, ठीक है। और ये प्राथमिक मांसाहारी होता है, क्या बोला जाएगा? प्राथमिक मांसाहारी। प्राथमिक मांसाहारी इसको बोला जाता है, किसको? द्वितीयक उपभोक्ता को। तृतीयक उपभोक्ता जो है जिसको आप बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ये अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से लेंगे, ठीक है जी। ये द्वितीयक उपभोक्ता को, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता से जो भोजन लेंगे उसको बोला जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। और चूंकि अब जैसे हमने बोला भाई घास खाया बकरी ने, तो घास था उत्पादक, बकरी हो गई प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी को खा लिया भेड़िए ने, तो भेड़िया हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और भेड़िए के ऊपर जो है वो शेर भेड़िए को खा लेता है। अगर शेर जो है वो भेड़िए से बड़ा होता है, उसको मार सकता है, उसको खा सकता है, तो भेड़िया था द्वितीयक उपभोक्ता। यदि शेर भेड़िए को मार करके उसे खा लेता है तो शेर क्या बोला जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता बोला जाएगा। शेर हो गया है, बाघ हो गया है, ठीक है। और जैसे मेंढक था, मेंढक को खा लिया सांप ने, तो सांप जो है वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है, ये जो वर्गीकरण है, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तृतीयक के ऊपर अगर कोई भोजन, तृतीयक से अगर कोई आहार लेता है तो वो उच्च उपभोक्ता, ठीक है, या सर्वोच्च उपभोक्ता आ जाएगा। चौथा सर्वोच्च उपभोक्ता, ठीक है। सर्वोच्च उपभोक्ता जो है वो सर्वोच्च मांसाहारी भी होगा,
ठीक है दोस्तों, जो तृतीयक उपभोक्ता है उसको यदि कोई खा लेता है तो उसको सर्वोच्च उपभोक्ता बोला जाएगा। सर्वोच्च उपभोक्ता ही सर्वोच्च मांसाहारी भी होगा। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और नाम यहां पर मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो था, एक और नाम आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी जिसको हम बोलते हैं ओमनीवोर। ठीक है, सर्वाहारी या ओमनीवोर वे जीव जो पेड़ पौधे, व जानवर दोनों से आहार लेते हों। ठीक है, पेड़ पौधों से भी आहार ले सकते हैं, जरूरत पड़ी तो जानवरों से भी आहार ले सकते हैं, यानी कि किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। खाने को जो मिल गया वही सही। पेड़ मिल गया, पौधा मिल गया, उसको निपटा देंगे, जानवर मिल गया उसको निपटा देंगे। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, कौवा, कुत्ता, ठीक है, और गीदड़ है, और भालू या रीछ बोलते हैं, ये भी इसी में आ जाता है। मनुष्य है, कौवा है, कुत्ता है, गीदड़ है, भालू है, चूहा है, सर्वाहारी है। ठीक, कुछ नहीं छोड़ता भाई साहब। ठीक है, तो ये सर्वाहारी भी आ जाते हैं इसमें। तो दोस्तों अब मैं आपको ये जो कंज्यूमर थे और यानी कि उपभोक्ता और एक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने यहां लिख दिया घास। घास के ऊपर कौन सा जीव जो है वो मान लेते हैं टिड्डा। टिड्डा, तो जो घास है वो हो गया उत्पादक वर्ग का। ठीक है, घास है उत्पादक वर्ग का। टिड्डा जो है ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। जिसको आप बोलते हैं शाकाहारी। टिड्डे को खाया किसने? मेंढक ने। मेंढक जो है ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और मेंढक जो है अब चूंकि टिड्डा खा रहा है तो ये क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। लेकिन क्या है कि मेंढक को जो खाएगा, मान लेते हैं जैसे मैं यहां लिख देता हूं सांप जो है वो मेंढक को खा रहा है, तो अब सांप भी मांसाहारी है और मेंढक भी मांसाहारी है, तो ये जो मांसाहारी मेंढक है इसको प्राथमिक मांसाहारी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्राथमिक मांसाहारी। सांप जो है वो हो गया तृतीयक उपभोक्ता और द्वितीयक मांसाहारी। तो सांप के ऊपर यदि जैसे हम आप बोलते हैं कि मोर जो है वो भी खा लेते हैं, चील, बाज वगैरह जो है वो भी खा लेते हैं सांप को, तो मोर है या बाज है ये हो गया सर्वोच्च उपभोक्ता। अब इनको कोई नहीं खाएगा और यही क्या हो गए? सर्वोच्च मांसाहारी भी हो गए। ठीक है, तो घास उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता उर्फ शाकाहारी हर्बीवोर, मेंढक जो कि टिड्डे को खा रहा है तो मेंढक हो गया मांसाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता है और प्राथमिक मांसाहारी। मेंढक को खाया सांप ने, सांप बन गया तृतीयक उपभोक्ता और मांसाहारी तो है ही लेकिन ऊपर वाले दर्जे का मांसाहारी हो गया, तो इसको बोल दिया द्वितीयक मांसाहारी। और फिर सबसे लास्ट में सांप को खाया मोर या बाज ने। मोर और बाज जो है वो इस खाद्य श्रृंखला में सबसे चोटी के शिकारी हैं।
ठीक है। इनके ऊपर और कोई इनको नहीं खाता, और कोई जो है वो मोर या बाज को नहीं खाएगा। तो मोर और बाज जो है वो सर्वोच्च उपभोक्ता भी हो गए और सर्वोच्च मांसाहारी भी हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद जो जैविक घटकों में जो तीसरा वर्ग है, ठीक है, अपमार्जक बोल देते हैं, अपघटक भी बोल देते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो तीसरा है वो है अपघटक, डिकम्पोजर बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या नाम दे दिया जाता है दोस्तों? डिकम्पोजर्स। तो अपघटक या डिकम्पोजर ये कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने वाले सूक्ष्म जीव है। ठीक है दोस्तों, जो डिकम्पोजर या अपघटक होंगे वो क्या करेंगे? विघटन का कार्य करेंगे, तोड़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, अपघटन का कार्य करेंगे। तो जो अपघटक होगा, डिकम्पोजर होगा, वो कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधे के शरीर में हो या टिड्डे के शरीर में हो, टिड्डे को अगर मेंढक ने नहीं खाया तो टिड्डा मरेगा। ठीक है, तो टिड्डे के शरीर का जो कार्बनिक पदार्थ होगा उसका विघटन यही करेंगे। टिड्डे को यदि मेंढक ने खा लिया और मेंढक को सांप नहीं खा पाया, सांप के शरीर का जो कार्बनिक पदार्थ है उसका विघटन यही करेंगे। सांप जो है, सांप को मोर ने या बाज ने खा लिया तो निपट गया मामला। लेकिन सांप को यदि कोई नहीं खा पाया तो उसके कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी ये करेंगे, मोर और बाज का विघटन भी यही करेंगे अंत में। ठीक है, तो ये विघटनकारी शक्तियां हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की, और ये पोषण चक्र को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन करेगा और क्या बना दिया जाएगा वापस? अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक यौगिक जो होंगे वो वापस पर्यावरण में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये कार्य कौन करेगा? ये कार्बनिक पदार्थों के विघटन का कार्य अपघटक करते हैं, जिसकी वजह से अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। और ये अकार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, या हम बोलते हैं अमोनिया है। ठीक है, ये सब वापस से हमारे पर्यावरण में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर दो प्रमुख जो वर्ग हैं, एक तो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और दूसरा है कवक यानी कि फंजाई। ठीक है, ये दो मुख्य वर्ग ऐसे हैं जो अपघटक या डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में, डिकम्पोजर्स के वर्ग में, अपघटकों के वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो तीन मैंने आपको बताए, ठीक है, एक बार मैं फिर से नाम लिख लेता हूं और याद करने का तरीका भी आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं। मैं जिस तरीके से इनको याद करता हूं, एक है उत्पादक, एक है उपभोक्ता और एक है अपघटक। उत्पादक का निर्माण का कार्य है निर्माण करना, ये क्या है? निर्माण करता है। ठीक है, ब्रह्मा जी, ठीक है, ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का ब्रह्मा है। उत्पादक क्या है? हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी कार्बनिक पदार्थ बनेंगे उसका निर्माण उत्पादक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया है। तो ब्रह्मा जैसे निर्माण करता है वैसे ही उत्पादक क्या है? निर्माण करता है। ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करने का जो ठेका है वो इन्होंने ले रखा है। उसके बाद आता है उपभोक्ता। ठीक है, ये लीलाधर है। लीलाधर समझते हैं?
लीलाएं करने का काम। उपभोक्ता जो होगा वो उत्पादक के द्वारा निर्मित किए गए कार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करेगा और अलग अलग तरह की लीलाएं करेगा। एक पोषी स्तर से दूसरे पर चला गया, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, चौथे से पांचवें पर, और फिर वापस घूम फिर करके वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना लीला में, भगवान श्री कृष्ण की लीला है गीता में। ठीक है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि जो लिया यहीं से लिया, जो जाते वक्त दोगे यहीं पर दोगे। तो हमारा पर्यावरण है कुरुक्षेत्र है। ठीक है, जीवात्मा जो है वो आएगी, जो भी बनेगा, उत्पादक जिसका भी निर्माण कर रहा है वो इसी पर्यावरण से ले रहा है। ये सब घूमेगा फिरेगा, ठीक है, लीलाएं होंगी, और वापस जो जितने भी उपभोक्ता हैं वो उस सारे कार्बनिक पदार्थ को वापस पर्यावरण में ही उत्सर्जित कर देंगे। तो लीलाएं करने का जो कार्य है वो कृष्ण जी जो हैं वो करते हैं, और कृष्ण जी किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के। तो उपभोक्ता जो है वो विष्णु जी के द्वारा, हम बोल सकते हैं कि याद रखने का तरीका है कि वो निर्माण करता है तो ब्रह्मा जी हैं, उपभोक्ता लीलाएं करने वाला जो जीव हैं, तो लीलाएं करने वाले जो भगवान थे वो विष्णु थे। और तीसरा अपघटक। अपघटक का मतलब विनाशकार। ठीक है, विनाशक। विनाशक का मतलब जितने भी तरह का मटेरियल बना, जितने भी तरह का अकार्बनिक पदार्थ जो बने थे, उत्पादक ने बनाए, उपभोक्ता ने उनका इस्तेमाल करते हुए कई सारी लीलाएं की, वो सारा कार्बनिक पदार्थ अंततः कहां पहुंचेगा? अपघटक के पास पहुंचेगा, और अपघटक जो है उस सारे कार्बनिक पदार्थ का विनाश करेगा और उससे क्या बना देगा? अकार्बनिक पदार्थ बना देगा। तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, हमारे धर्म ग्रंथों में विनाशक की उपाधि किसको दी गई है? भगवान शिव को। तो ये जो तीन हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो बड़ी जल्द आपके सामने लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।